नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज़। मैं हूं अनीशा। इस वक्त हम मौजूद हैं जमशेदपुर बिष्टुपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में, जहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ यूनियन बिहार झारखंड के द्वारा 12वीं द्विवार्षिक राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो चलिए आज हम इस राज्य सम्मेलन में मौजूद जितने भी एसोसिएशन पदाधिकारी हैं, आइए बातचीत करते हैं। सर, आप हमारी जनता को अपना परिचय दें। मैं सुजय राय हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ यूनियन बिहार झारखंड, जिसका 12वां द्विवार्षिक सम्मेलन चल रहा है, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और ऐसे मैं बेफी का जो जिला इकाई है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, उसके महासचिव हूँ। जी सर, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ हमारे जो ब्रांचेस हैं बैंक के, तो उस दौरान अगर आप काम करते हैं तो कोई परेशानी वगैरह का सामना करना पड़ता है आपको? परेशानी तो खूब हो रही है, इसलिए कि अगर मान लीजिए नियुक्तियाँ नहीं हो, अगर बहाली नहीं हो, और अगर 10 आदमी का काम को 5 आदमी से कराया जाए तो परेशानी तो होगी ही। अलावा इसके मैं मान लीजिए अपनी जगह पर हूँ, लेकिन जो दूर दराज में जहाँ बहाली हुई है वहाँ से ट्रांसफ़र का प्रावधान है। यहाँ इंटर जोनल है, इंटर रीजनल है, इंट्रा रीजनल है, तो उसमें उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल पा रहा है। अगर बहाली होती, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा इंडेंट करती IBPS से, इंडेंट नहीं, इंडेंट का मतलब समझते हैं ना, जब वहाँ IBPS में एग्ज़ाम होता है, जो क्वालिफाइड लोग होते हैं उनसे कुछ लोग मांगते हैं बैंक अपने लिए, अपने अलग अलग बैंक वाइज, उसको इंडेंट कहते हैं। वो इंडेंट नहीं हो रहा है पिछले 3 साल से, और इसके कारण बहालियाँ नहीं हो रही है, और इसके कारण इंटर जोनल, इंटर रीजनल, इंट्रा रीजनल कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। कहीं कोई 5 साल, कोई 6 साल, 7 साल पड़ा हुआ है इंटीरियर में, क्योंकि निजीकरण के दिशा में बैंक ऑफ बड़ौदा ने सबसे सशक्त कदम बढ़ा के रखा है, और तमाम जो नियमित काम है उसका आउटसोर्सिंग हो रहा है। समझ रहे, ये परेशानी है, और इसके लिए बोझ बढ़ रहा है, तबादला नहीं हो रहा है, और इसके वजह से लोग एकदम माने बहुत ही क्षुब्ध हैं और बहुत ही दिक्कत में हैं। उसमें क्या कोई स्वाभाविक काम कर पाएगा? तो इससे लेकर और आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी मांग है कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी दूसरे बैंकों की तरह इंडेंट करे और लोगों की बहाली करे। बहाली हर कैडर में हो, बहाली ऑफिसर्स में हो, बहाली लिपिक वर्ग में यानी कि क्लरिकल में हो, बहाली अधीनस्थ कर्मचारी या सब स्टाफ में हो, और ताकि तबादला का जो प्रावधान बैंक में बनाया गया है वो तबादला होता रहे और लोग खुशी खुशी काम करें, तभी सबसे ज़्यादा आउटपुट हो सकता है। मैक्सिमम आउटपुट ऑफ किसी इंडिविजुअल का तभी हो सकता है जब वो अंदर से प्रसन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आपका मशाल न्यूज़ में स्वागत है, आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं पार्थो मजुमदार हूँ, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, जो बिफाई से संबंधित है, बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनके मैं महासचिव हूँ, अखिल भारतीय महासचिव। सर, आज के इस द्विवार्षिक सम्मेलन का क्या मोटो है? मोटो मतलब अभी भी कोई भी सम्मेलन हो रहा है तो इसका सबसे पहले मोटो है कि देश की आर्थिक स्थिति जो पिछले 75 साल में हमने संपदा हासिल की, और वर्तमान केंद्र सरकार ने जिस तरह से ये समूचे एक से एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान को निजीकरण किया जा रहा है। आप जानते हैं कि आपने हमारे जो इंडियन एयर इंडिया था, एयर इंडिया जो सिर्फ लाभ के हित में नहीं, हाँ, वो एक सामाजिक तौर पर भी एयर इंडिया ने काम किया है, तो सरकार ने उसे टाटा के हाथ में बिक्री कर दिया। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे हिंदुस्तान के आर्थिक बुनियाद जो है, इसका सबसे बड़ा श्रेय है राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक जो है, ये इसका विशेष उद्देश्य यह है, जब 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि हमारे उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका राष्ट्रीयकरण किए। इसका मूल उद्देश्य ये था कि इसमें जो जमा पूंजी है, इसके सुरक्षा देना, क्योंकि एक निजी कंपनी, निजी संस्था या निजी व्यक्ति ने राष्ट्र के नाम पर जो जमा पूंजी हो रहा है उसका सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे। और दूसरा मोटो यह है कि समाज के जो निचले स्तर पर गरीब से गरीब जनता है, उसका आर्थिक बुनियाद और आर्थिक विकास सबसे बड़ा लक्ष्य था राष्ट्रीयकरण के। आज आप जानते हैं, आज एक पान दुकान वाला से लेके एक ऑटो चलाने वाला,
सब हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों के ग्राहक हैं। जितना भी खर्चा वो दिन भर में कमाते हैं, खर्चा निकालने के बाद वो बाकी पैसा वो बैंक में आके जमा करते हैं। आज करोड़ों के तादाद पर जो हमारे ग्राहक हैं, वो ग्राहक आज चैन की नींद आते हैं, इसीलिए कि वो राष्ट्रीयकृत बैंक में वो पैसा जमा रखे हैं। कुछ भी हो, राष्ट्रीयकृत बैंक सरकार के हाथ में है, सरकार इसके भरोसा दिलाते हैं देश के जनताओं को। तो आज सबसे बड़ा चीज़ ये है कि वर्तमान केंद्र सरकार ने, पिछले दिन आपने सुने होंगे, हमारे वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने कहे कि बैंक का निजीकरण होगा। तो बैंक का निजीकरण किस लिए होगा? क्या एक बैंक का जो हमने राष्ट्रीयकरण किए थे उसका सभी मुद्दा, सभी पहलू हमने पहुंच चुके हैं? आज देश में गरीब नहीं है, आज देश में आर्थिक स्थिति से नाजुक व्यक्ति नहीं है जिसको हम समाज के उस स्तर पर लाए जहां से उस सर ऊंचा करके समाज में जी पाए, अपने आर्थिक क्षेत्र में आपका भरोसा रहे। निजीकरण मतलब यह है कि हम जो बोल रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा चीज़ यह है कि हमारे जो कई लाख करोड़ के जमा पूंजी है, ये अगर निजी कंपनियों के हाथ में चला जाए तो इसका कोई आपका वापस आने का कोई संभावना नहीं है। आज भी जब निजी बैंक ने लिक्विडेशन पर चले जाते हैं, उसको बचाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक ही होते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जो लिक्विडेशन में चले गए, मॉनिटोरियम में चले गए, उस बैंक को जो ग्राहक को बचाने और उसका जमा पूंजी को सुरक्षा देने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर जिम्मेदारियां देगी। IDBI बैंक की स्थिति इतनी खराब हो गई, जो सरकार ने उसे भारतीय जीवन बीमा निगम, जो एक एशिया महादेश के सबसे बड़े बीमा कंपनी है, जो सरकार के कंट्रोल में है, वो बीमा कंपनी को सौंपा गया है कि इस IDBI बैंक को बचाओ। इसी तरह बहुत सारे बैंक हैं। हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा जो आज स्थिति है, बैंक ऑफ बड़ौदा में कई बैंक मर्ज हुए हैं, छोटे छोटे बहुत सारे बैंक भारत के इसमें मर्ज हुए, शामिल हुए हैं, और उनके ग्राहक और उनके अमानत पूरा सुरक्षा मिला। हमारा नाम है अरुण पाल। आज का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इनका रिसेप्शन कमेटी का चेयरमैन है, और ऐसा ही जितना फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और दूसरा यूनियन का हमने कोऑर्डिनेटर में इधर काम करते हैं। हम जैसा कोऑर्डिनेटर ऑफ अदर दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। सर थोड़ा अगर आपने बताया है ये परिचय में कि आप देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के सदस्य हैं, तो थोड़ा इस पे हमें बताइए कि अभी जो देश के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उस पर किस तरह सरकार द्वारा हमला किया जा रहा है। जैसा पहले आज का बैंकिंग इंडस्ट्री का कॉन्फ्रेंस है, इनका बारे में हम बोलेंगे। जो बैंक पहले प्राइवेट था, एक से एक बैंक फेल होता था, पीपल्स मनी का कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं था। अल्टीमेटली बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, बैंक का ग्रोथ का साथ साथ देश भी आगे बढ़ा। किसान लोग का आज हमारा देश का जो ग्रीन रेवोल्यूशन हम बोल रहे हैं, वो बैंक का मनी से भी ज़्यादा आ रहा है। दैट इज़ द ग्रोथ एंड द न्यू जनरेशन एजुकेटेड पीपल, उनका भी एक सर्विस का बंदोबस्त इस इंडस्ट्री में होता था। आज भी मोर देन 4 लाख पीपल का वैकेंसी इस इंडस्ट्री में है थ्रू आउट कंट्री, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, नौजवान का अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा है। और 29 जो बैंक्स था नेशनलाइज, इसको कमते करके 12 किया जा रहा है, और फिर भी उनको
कम करने का कोशिश हो रहा है और ये ग्रेजुअली बैंकिंग जॉब को कॉन्ट्रैक्ट में बाहर में दिया जा रहा है। दैट इज़ वन बैंकिंग इंडस्ट्री में। देश का और एक इंडस्ट्री बहुत ही प्रगति पर है, दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें 1956 में नेशनलाइज हुआ था। इनका भी हिस्ट्री वही था जब प्राइवेट कंपनीज फेल होता था, पीपल्स मनी का कोई सिक्योरिटी नहीं था। उनका नेशनलाइजेशन का बाद नौजवान का नौकरी हुआ, गवर्नमेंट सिंपली 5 करोड़ इन्वेस्ट किया था। आज उनका क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। आज देश का प्रगति के लिए हर चीज़ के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का पैसा का इन्वेस्ट होता था, ये था स्थिति। दूसरा है जे इस इंडस्ट्री को भी प्राइवेट करने के लिए सरकार आज शेयर मार्केट में भी लिस्टिंग कर दिया। दैट इज़ अनदर स्टेप ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट होगा तो पीपल्स मनी फॉर पीपल्स वेलफेयर और नहीं रहेगा। साधारण बीमा में भी वही स्थिति है, आज तक उनका सैलरी सेटलमेंट नहीं हुआ और धीरे धीरे उनका ब्रांचेस कमती हो रहा है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, वह सेटलमेंट भी नहीं हो रहा है। तो साधारण बीमा का भी देश का ये स्थिति है। हमारा सरकार का क्या स्लोगन है, इट इज़ नॉट द गवर्नमेंट बिजनेस टू डू द बिजनेस। उसका मतलब यही होता है कि ये जो वित्तीय संस्थान है उन्होंने वो चाह रहा है प्राइवेट कंपनीज का हाथ में देने के लिए, और वो ये भी बोल रहे हैं डूइंग बिजनेस इजीली, और किनको दे रहा है, उनका जो फेवरेट पीपल है उनका हाथ में ये दे रहा है। सर आप अपना परिचय दें। मेरा नाम MLC है, मैं बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया झारखंड का महामंत्री हूँ। सर इस वक्त आप देश के जितने भी सरकारी बैंक हैं उनका भविष्य कहाँ देखते हैं? हमको सबसे बड़ी दिक्कत आज ये लग रहा है कि आज सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं हो रहा है, सरकारी बैंकों का विदेशीकरण हो रहा है। क्योंकि हम खास करके देखते हैं जो भारत के 4 बड़े बैंक आप लेके चलिए, चाहे वो ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, इन बैंकों में जो विदेशी पूंजी है मोर देन 53% से लेकर 68% तक विदेशी शेयर है। ये किसी भी दिन वही हालात हो सकते हैं जो कि 2008 में लेहमन ब्रदर्स का अमेरिका में हुआ था। तो ये बैंक का खासकर हम लोगों ने पिछले दिनों देखा, लक्ष्मी विलास बैंक, वह बैंक जो है वह फेलवर की स्थिति में नहीं था, लेकिन उसका टेक ओवर जो है DBS डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर ने कर लिया। यदि कि इसके पहले 1969 से लेकर 2022 के बीच में 38 बैंक जो प्राइवेट बैंक फेल हुए, उसका टेक ओवर किसने किया? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने टेक ओवर किया। तो इससे तो हमारी अपनी पूंजी भी बची, दूसरी पूंजी भी बची, तो इससे भविष्य इसका उज्ज्वल है। क्योंकि सबसे बड़ी कारण है कि भारत के जो बैंक जो है यह विदेशियों के जैसे पूंजीपतियों की पूंजी से नहीं चलता है। यहाँ पर 88% आज के दिन में भी जो है पूंजी जो है छोटे छोटे बचत खाता धारक, कृषक, उनका जो है पूंजी है, ये उनकी पूंजी नहीं है। तो यहाँ आम जो लोगों की पूंजी जो है, इसको जो है आप दूसरे जो है कॉरपोरेट को एक तरह से समझिए कि टोटल जो है लूट के रूप में, छूट के रूप में दे रहे हैं। यदि सरकार इन सभी चीज़ों को, इनकी रिकवरी करने के लिए जो पैसे हैं, इसके लिए इसको क्रिमिनल ऑफेंस में लाए। हम 10 बरस से मांग कर रहे हैं कि भाई कोई यदि कि 10 रुपये की चोरी कर देता है तो उसको आप जेल कर देते हो, कुछ भी कर देते हो, ये कर देते हो। लेकिन बड़ी तकलीफ सा लगता है कि हम 4 वर्षों से 5 वर्षों से देख रहे हैं कि कम से कम बड़े बड़े 28-30
उद्योगपति जो 10-10 हज़ार 14-14 हज़ार करोड़ रुपया लेकर विदेश में भागे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी हम कोई भी सज़ा नहीं करते हैं। एक सज़ा हुई तो मात्र सिर्फ उसको 2,000 रुपये फाइन किया गया। ये कितनी तकलीफ की बात है। तो हमारा स्पष्ट समझदारी है कि इसके लिए उसको क्रिमिनल ऑफेंस में माना जाए और उसको जो है उस पैसे को पुनः उस बैंकों के अंतर्गत लाया जाए, तो ना देश की संपत्ति की बेचने की आवश्यकता होगी, ना वो की आवश्यकता होगी। और हमारे बैंक जो हैं, जो आज जो ये थे, आज इसको अच्छा दे सकते हैं। क्योंकि एक तो मैं जरूर रखूँगा, निजीकरण बैंक में हमने देखा ICICI बैंक की जो ये थी CEO थी, उसने अपने हस्बैंड को 3,434 करोड़ पर्सनल लोन दिया, आपने देखा होगा। इसी तरह से आपने यस बैंक को देखा होगा, मिस्टर कपूर ने अपने फैमिली के ऊपर ही टोटल जो है बैंक को जो है ये कर दिया। इतना ही नहीं, नॉट ओनली मिस्टर कोचर ही है, HDFC बैंक, सभी बैंकों के निजी क्षेत्र की बैंक की वो हालात है कि वे लोग अपने प्राइवेट फैमिली बनाते हैं। यस बैंक को बचाने के लिए पिछले दिनों जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आना पड़ा। इतना ही नहीं, हमारे बीमा उद्योग को आना पड़ा। तो हम उन प्राइवेट क्षेत्र बैंकों को हम बचा रहे हैं और आज इससे भी हम और भी ज़्यादा देश की हालत को हम और भी सबल कर सकते हैं यदि कि हम 1969 की जो हमारी पॉलिसी, अभी भी जो हमारी नीतियां हैं, उसको उस तरह से हम लागू करें तो हम ज़रूर ये कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि हर समस्याओं का समाधान निजीकरण है? अगर हाँ या नहीं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं अनीशा लेती हूँ विदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मशाल न्यूज़ की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हाँ, मशाल न्यूज़ की फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। साथ ही मशाल न्यूज़ के नए पेज मशाल न्यूज़ झारखंड जो कि यूट्यूब और फेसबुक पे आ चुका है, उसे भी फॉलो करें और जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं उसे ज़रूर पढ़ें। हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।